होते हैं और क्या होते हैं। तो ऊर्जा का स्रोत क्या है? जिन स्रोतों से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, मतलब जिन पदार्थों से हमें ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा के स्रोत है। जैसे सौर हो गया, मतलब सूर्य भगवान हो गया, फिर उसके बाद पवन हो गया, पानी हो गया, ये सबसे क्या होता है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और एक होता है गैर परंपरागत। देखिए जो परंपरागत होता है इसे हम पारंपरिक स्रोत भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, वैकल्पिक स्रोत। अब देखिए हमें तो पता चल गया कि ये ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं, एक परंपरागत और दूसरा गैर परंपरागत। लेकिन परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं? तो परम मतलब बहुत पहले से, मतलब परंपरागत स्रोत ऐसा ऊर्जा का स्रोत है जो बहुत पहले से, करोड़ों वर्ष पहले से जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो क्या है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। अब उसके बाद है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो देखिए परंपरागत का उदाहरण हम आपको बता दें, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो होते हैं ये क्या होते हैं, इसके जो उदाहरण है क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अब देखिए जीवाश्म ईंधन क्या होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी पे करोड़ों वर्ष पहले बहुत सारे पदार्थ क्या हो गए, दब और कुच गए, मतलब कुचल गए, इसके अंदर बहुत सारे चीज दब गए। ठीक, अब वो जब दब गए तो धीरे धीरे उनकी क्या हुई, मतलब शरीर गलने लगा। गलने के बाद क्या हुआ, वो कार्बनिक यौगिक के रूप में बन गए। और वो जब कार्बनिक यौगिक के रूप में बन गए तो उनका जब खुदाई किया गया पृथ्वी का, तो जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब निकले। और जब ये निकले तो इनका उपयोग किया जाने लगा ऊर्जा के रूप में। तो ये हो गए जीवाश्म ईंधन। अब उसके बाद है गैर परंपरागत स्रोत, जो हाल ही में ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो हाल ही में कुछ साल पहले, 10-20 साल पहले से उपयोग किया जा रहा है, या फिर मतलब कुछ साल का मतलब ये नहीं कि 1-2 साल, मतलब कुछ साल पहले, मतलब परंपरागत स्रोत के कुछ साल इधर से जब हम उसका उपयोग कर रहे हैं तो वो गैर परंपरागत। जैसे सौर ऊर्जा, मतलब सूर्य भगवान से जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसका भी उपयोग होता है। उसके बाद सौर कुकर आता है, एक सौर कुकर आता है जिस कुकर में हम लोग धूप में रख के और खाना बना सकते हैं उसमें। ठीक, उसके बाद एक सौर सेल आता है जिससे हम क्या करते हैं कि दिन भर वो उसको चार्ज करते हैं, सौर सेल को सूर्य प्रकाश से, और रात में उससे बल्ब जलाते हैं। तो ये हो गया गैर परंपरागत स्रोत। अब देखिए सबसे पहले ये चीज आता है कि हम लोग तो जीवाश्म ईंधन पढ़ लिए, लेकिन अब जहाँ किसी भी चीज का अगर क्या होता है, अगर उपयोग होता है तो वहाँ पे कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ खराबियाँ होती हैं। तो हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं तो ये हमें ऊर्जा तो देता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकृति को नुकसान भी पहुंचा रहा है। मतलब इससे जो धुआं निकलेगा वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा ही। जितने भी कार्बनिक यौगिक होंगे वो कुछ ना कुछ नष्टदायक होंगे। तो इनसे एक चीज होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव। देखिए इसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होता है, मतलब ये होता क्या है, इसके लिए कुछ प्राकृतिक गैसें होती हैं जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ ऐसे गैसें होती हैं जो बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करती हैं, हीट उत्पन्न करती हैं। तो जब कभी क्या होता है कि प्रकृति में या फिर पृथ्वी के वातावरण पे या वायुमंडल में या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में जब अधिक गर्मी उत्पन्न होने लगती है, जब सूर्य डूबने के बाद भी गर्मी कम नहीं होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव। इतना हाला पड़ेगा सब, क्या कहें। और देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव या हरितगृह प्रभाव, इसका मुख्य कारण होता है CO2 का। अब ये ज्यादातर गर्मी क्यों होता है, अब देखिएगा आप एक झुंड में रहिएगा, एक झुंड में एक जगह, तो वहाँ सबसे ज्यादा गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि हम क्या छोड़ रहे हैं, CO2 गैस छोड़ रहे हैं, और CO2 गैस क्या करता है, गर्मी देता है। तो यही होता है ग्रीन हाउस प्रभाव। ये बहुत नुकसानदायक है। कभी आने वाले दिन में ऐसा होगा कि गर्मी इतना बढ़ जाएगी कि आदमी की या जंतुओं की मृत्यु भी अपने आप
होने लगेगी। तो इसमें हम लोग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हम लोग को कार्बनिक चीज़ों का उपयोग करना कम करना पड़ेगा, जैसे पॉलीथीन वगैरह हो गया, प्लास्टिक वगैरह हो गया, इन सब का उपयोग कम करना पड़ेगा, तब जाके हम इसे बच सकते हैं। ठीक, अरे इतने सारे टॉपिक अभी हमने पढ़ाया, ये सब सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट थे। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 10th 12th में ही पूछेगा, ये हो सकता है आपको आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं या कंपटीशन का एग्जाम जो होता है उसमें बहुत मदद करेगा। तो इसलिए देखिए, पढ़ने का मेन तरीका क्या होता है, आप शुरू से मतलब मन लगा के पढ़िए ना। अभी अगर हम ये पढ़ लेंगे तो हमको आगे चल के उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ उठाएंगे टॉपिक तो याद हो जाएगा कि हम ये चीज़ पढ़े थे। तो ऐसा पढ़िए ना कि दिमाग से कभी जाए नहीं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही।